गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 की बुक है, कक्षा 6 की जो बुक है हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसका एक चैप्टर मैंने आपको कल सॉल्व करा दिया है और कुछ क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस भी मैंने जो इस चैप्टर से बन सकते थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए। देखिए, कल मैंने आपको मैप बनना सिखा दिया था, साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया था। आपका जो राजस्थान एक परिचय चैप्टर है ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। कुछ हम अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, अभ्यास प्रश्न। इन अभ्यास प्रश्नों में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन अपने हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 से हमको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब देखिए, एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, कुछ एमसीक्यूज हैं चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड, राजस्थान एक परिचय उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास जो सेकंड चैप्टर है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, इसमें क्या है कि जैसे मरु प्रदेश है, जांगल प्रदेश है, मत्स्य, शूरसेन, सिवी, इन सभी को हम पढ़ेंगे। और इसके जो इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं, चैप्टर सेकंड से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं राजस्थान का इतिहास, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? अब आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने आपको पढ़ाया भी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए, बुक में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि पूर्व में स्थित जिला धौलपुर। जब हमने अध्याय फर्स्ट पढ़ा था राजस्थान एक परिचय कल के लेक्चर में, तो उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया था कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। कौन सा जिला है? धौलपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, कौन कौन से जिले दे रखे हैं हमें? बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। अब देखिए, आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए। और मैप कैसे भरते हैं, मैप को याद करने का तरीका मैंने आपको कल के लेक्चर में प्रोवाइड करा दिया है। तो जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, देन आफ्टर इस सेकंड लेक्चर को आप देखिए, ठीक है। तो मैप में जब हम एग्जाम देंगे तो हम एग्जाम देते टाइम हमारे पास मैप तो सामने रहेगा नहीं राजस्थान का, लेकिन हम इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे। अब इमेजिन कैसे करते हैं? देखिए, हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि नागौर है जो सेंटर में स्थित है राजस्थान के, ये सभी को पता होगा। और हमको कैसे व्यवस्थित करने हैं? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। इसका मतलब इस तरीके से, इस डायरेक्शन में हमको ये जिले व्यवस्थित करने हैं। तो सबसे जो सेंटर में है जिला वो कौन सा हो गया? नागौर, ठीक है। नागौर के बाद नागौर से जस्ट पहले जिला पड़ेगा अजमेर। नागौर के जस्ट नीचे भी है और जस्ट पहले कौन सा जिला पड़ेगा? अजमेर, ठीक है। अब देखिए, बूंदी और उदयपुर। अब बूंदी है जो क्षेत्र है वो किसका है? हाड़ौती का। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। आप देखिए कि जो नागौर है, नागौर से पहले अजमेर, उससे पहले कौन पड़ेगा? बूंदी। देखिए, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि सेंटर में नागौर, नागौर के जस्ट नीचे अजमेर, नागौर के जस्ट नीचे अजमेर, उससे जस्ट पहले अपना हाड़ौती क्षेत्र पड़ता है। अजमेर के डायरेक्शन में, अजमेर की अगर डायरेक्शन देखा जाए तो जैसे अजमेर ये स्थित है, तो इस डायरेक्शन में हाड़ौती क्षेत्र पड़ता है और हाड़ौती क्षेत्र में ही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं।
तो बूंदी भी अजमेर के इस साइड में पड़ेगा बूंदी। ठीक है, अब कौन सा जिला बच गया? एक जिला बच गया मात्र उदयपुर। अब आप देखिए कि उदयपुर नागौर के जस्ट नीचे ही नीचे जो जिला है वो कौन सा है? दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा से जब हम ऊपर जाते हैं तो डूंगरपुर है, उससे ऊपर जाते हैं तो उदयपुर है। कौन सा जिला है? उदयपुर। इट मीन्स क्या है कि उदयपुर जिला इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले बूंदी, फिर अजमेर, क्योंकि हमें पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करने हैं तो सबसे पहले बूंदी, सबसे पहले बूंदी, उसके बाद में बूंदी 1 नंबर, उसके बाद में अजमेर 2 नंबर, उसके बाद में नागौर 3 नंबर और उदयपुर 4 नंबर। तो हमको कूट देखना है कि 1 2 3, 1 2 4 3, कूट क्या देखना है हमें? 1 2 4 और 3। तो ये कूट देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है हमको? 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी में। किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। स्पष्ट रूप से आप ऐसे ही एग्जाम में इमेजिन करोगे क्वेश्चंस को। जो मैप के द्वारा क्वेश्चन आप करोगे वो इसी तरीके से करोगे, क्योंकि आपके पास वहाँ मैप होगा नहीं। लेकिन जब आपने अच्छे से मैप भर लोगे, 30 से 40 बार मैप भर लोगे, तो आप इमेजिन कर पाओगे कि हाँ यार, ये नागौर जिला था, नागौर के जस्ट नीचे अजमेर था, अजमेर के जस्ट राइट हैंड साइड में हम देखेंगे तो हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा आता है जिला? बूंदी आता है। और नागौर के जब हम लेफ्ट में देखेंगे तो उदयपुर जिला स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? अब देखिए, मैंने आपको कुछ राज्य बताए थे, जैसे 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और सबसे कम सीमा कौन सा राज्य बनाता है राजस्थान के साथ? पंजाब। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। और पंजाब कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो हरियाणा है, हरियाणा अपना जो स्टेट है, ये राजस्थान के साथ सीमा बनाता है 1262 किलोमीटर। ठीक है, और गुजरात जो राज्य है ये राजस्थान के साथ सीमा बनाता है 1022 किलोमीटर। ठीक है, यह आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए, ये डिजिट आपको स्पष्ट रूप से याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? 5, 6, 7 और 8। अब आपको स्पष्ट रूप से पता होगा, मैंने आपको कल पढ़ाया भी है कि राजस्थान में 7 संभाग स्थित हैं। कितने संभाग हैं? 7 संभाग स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? मैंने आपको 4 जिले बताए थे कल। कौन कौन से? श्रीगंगानगर। ऊपर से ही हम स्टार्ट करते हैं, उत्तर से ही स्टार्ट करेंगे। तो श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद आएगा जैसलमेर, उसके बाद आएगा बाड़मेर। ठीक है, ये 4 जिलों की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं अंतर्राज्यीय सीमा है? राजस्थान में वो कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है? तो ऐसे जिले 2 हैं राजस्थान के अंदर। एक है श्रीगंगानगर और दूसरा है बाड़मेर। एक है श्रीगंगानगर, और दूसरा है बाड़मेर। अब देखिए कैसे अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो गंगानगर और बाड़मेर दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ। लेकिन गंगानगर अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है? पंजाब के साथ। किसके साथ बनाता है? पंजाब के साथ। और साथ ही देखिए बाड़मेर, जो बाड़मेर जिला है
ये अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। अब देखिए इस क्वेश्चन के आंसर दो ही हो सकते हैं, या तो गंगानगर या बाड़मेर। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है आपके पास में। ऑप्शन है बाड़मेर, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला मैंने कल भी बताया आपको, कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग। अब देखिए मैं आपको जो इंडिया का मैप है उसमें आप जब देखोगे तो अपना जो राजस्थान है, सपोज कीजिए ये इंडिया का मैप है, तो अपना राजस्थान इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी है? आप ये देखिए, तो ये दिशा है उत्तर पश्चिम भाग। कौन सा है? उत्तर पश्चिम भाग। जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो देखिए अपना राजस्थान, ये सपोज कीजिए कि भारत का मैप है, तो राजस्थान यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? यहाँ पे स्थित है। तो ये दिशा, ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम। कौन सी है? उत्तर पश्चिम भाग। तो राजस्थान है जो भारत के किस भौगोलिक भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, ये सही नहीं है, सत्य है, असत्य है, इनका खासकर आपको ध्यान रखना है। देखिए राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान है जो हमने बुक में भी पढ़ा है, और शायद सेकंड लाइन ही है चैप्टर की, राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट बात है। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। बिल्कुल सही बात है। जो राजस्थान का एकीकरण हुआ है 7 चरणों में हुआ था। कब से कब तक? 1948 से 1956 तक। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को पूर्णतः जो वर्तमान राजस्थान है ये सामने आया था। ठीक है। तो ये जो कथन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की आकृति त्रिभुजाकार है। नहीं, राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या पतंगाकार है, जिसे किसने दिया था? हैंडले ने। किसने दिया था? टीएच हैंडले ने। सॉरी, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति, और जिसे हम पतंगाकार भी कहते हैं। ठीक है। इस आकृति को दिया था टीएच हैंडले ने। ठीक है। तो राजस्थान की आकृति त्रिभुजाकार नहीं है। हाँ, एक राजस्थान में जिला है अजमेर। कौन सा? अजमेर, जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। ठीक है। तो ये जो कथन है ये सत्य नहीं है, और यही कथन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन डी क्या है, इसको भी देख लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? राजस्थान का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रम से कितनी है? अब देखने में तो ये बहुत इजी क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसमें भी बच्चे गलती कर जाते हैं। कैसे गलती कर जाते हैं? देखिए ये जो क्रम से दिया हुआ है, ये जो क्रम से है, इसी से बच्चे गलती करते हैं। अब आप पूछोगे इसमें गलती कैसे होती है? देखिए क्रम से का मतलब क्या होता है कि पहले जो चीज पूछी गई है उसको आपका जवाब देना है। तो पहले यहाँ क्या पूछे गए हैं? संभाग, और उसके बाद क्या पूछे गए? जिले। ठीक है। आप दोनों ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में पहले जिले दे रखे हैं और बाद में संभाग दे रखे हैं, और ऑप्शन बी में पहले संभाग दे रखे हैं और बाद में जिले दे रखे हैं। अब जल्दबाजी में क्या होता है, हाँ 733 होते हैं या 3307 होते हैं, आपको पहला ऑप्शन दिख गया, पहला ऑप्शन आपने लगा दिया और वही आपका गलत हो गया। एग्जाम में आपके दिमाग के साथ ही खेलता है वहां पे। तो सबसे पहले कौन सा पूछा गया है? संभाग पूछे गए हैं। तो संभाग कितने हैं? संभाग है 7, और जिले कितने हैं? जिले हैं 33। तो आपको ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना है, 7 एवं 33, 33 एवं 7 नहीं, 7 एवं 33। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? जो ये कथन दिए हुए हैं, इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए पहला कथन, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश
देखिए राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर है, तो बिल्कुल सही है। ये देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और जो देशांतर हैं वो कितने से हैं, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। तो अब इस ऑप्शन को देखते हैं। देखिए अक्षांश विस्तार बिल्कुल सही दे रखा है और देशांतर विस्तार 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जिस किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, पहले आप लेक्चर फर्स्ट को देखिए, देन आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है। तो राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना है, 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 869 किलोमीटर है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए पूर्व में स्थित क्षेत्रफल पूर्वी राजस्थान में स्थित क्षेत्रफल के अनुसार बने हैं। देखिए यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गई है। पूर्वी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बढ़े हैं, यहाँ मिसप्रिंट हो गई है। पूर्वी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बढ़े हैं, जबकि आपने देखा था बुक में भी स्पष्ट लिखा हुआ था और हमने मैप पे भी देखा है कि पूर्व में नहीं पश्चिम में स्थित राजस्थान के पश्चिम में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बढ़े हैं। जैसे कि राजस्थान के पश्चिम में कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सभी क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार बढ़े हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, तो बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए संभागों के युग्म दे रखे हैं आपको और इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, अब पहला संभाग देखिए जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, तो बिल्कुल सही बात है, ये 5 जिले ही जयपुर संभाग में आते हैं। नेक्स्ट देखिए जोधपुर संभाग, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, बिल्कुल सही है, क्योंकि जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर जिले किस में आते हैं, जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं। उसके बाद देखिए बीकानेर संभाग, तो बीकानेर में ऊपर के 4 जिले आते हैं, उत्तर में स्थित ऊपर के 4 जिले वो किस में आते हैं, बीकानेर संभाग में। तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और राजसमंद, जबकि कोटा जिले में कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले ही कोटा संभाग में आते हैं। राजसमंद नहीं आता है। राजसमंद किस में आता है, राजसमंद आता है उदयपुर संभाग में। किस में आता है, उदयपुर संभाग में। एक बार आपको मैं बता देता हूँ, देखिए संभाग आपको मैं एक बार, ये देखिए मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया है, ये जो राजसमंद दिया हुआ है, राजसमंद, ये देखिए उदयपुर में स्थित है। किस में है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। और ये टेबल आपको जो कक्षा 6 की कक्षा 6 की जो किताब है उसमें आपको मिल जाएगी। अब देखिए ये अपना जो संभाग है, ये संभाग जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालौर हैं, ये कौन सा है, जोधपुर संभाग है। ऊपर देखिए ये है अपना बीकानेर संभाग, कौन सा है, बीकानेर संभाग, जिसमें ये 4 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये है उदयपुर संभाग जिसमें राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। तो ये मैंने कल पूरी तरीके से आपको समझाया था। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया है, पहले वो प्रीवियस लेक्चर लें, उसके बाद में इस लेक्चर पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। तो सर्वाधिक जिले जिस संभाग में स्थित है वो संभाग कौन सा है, उदयपुर। यहाँ पर उदयपुर में है, किसमें है, उदयपुर।
राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, 6 जिले आते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? अब देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त वही होगा जो राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित जिला है। अब सबसे पूर्व में स्थित जिला कौन सा है? वो जिला है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर है। तो धौलपुर में ही सबसे पहले सूरज उगेगा और धौलपुर में ही सबसे पहले सूरज डूबेगा, सूर्योदय और सूर्यास्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। मैंने आपको काफी बार पढ़ा भी दिया है और आपको पता भी लग गया होगा कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। तो आंध्र प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से है। अब देखिए, जहाँ क्रम से आ जाता है वहाँ आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले क्या पूछा है इसने? उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है राजस्थान का? वो है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। और उसके बाद कितना, उसके बाद किसका पूछा है? पूर्व से पश्चिम। और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। तो अब ऑप्शंस को देखिए, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 और उत्तर से पश्चिम 869 किलोमीटर। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है राज्य वो कौन सा है? एमपी। और कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। पंजाब सबसे कम बनाता है, कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर ही बताया है कि राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की लगती है? पंजाब की। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1946, 1948, 1947 या 1949? देखिए, देश अपना आज़ाद हुआ है 1947 में और उसी टाइम भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम ही रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। ठीक है, तो देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। भरतपुर संभाग में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और चित्तौड़गढ़। अब देखिए, भरतपुर संभाग में खुद भरतपुर शामिल होगा, बिल्कुल सही बात है। सवाईमाधोपुर है, धौलपुर है और एक जिला और है, कौन सा है? करौली। चित्तौड़गढ़ जिला जो है ये भरतपुर संभाग में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, हाँ जी देखिए, तो चैप्टर फर्स्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। लगभग 38 क्वेश्चंस इस चैप्टर से बने हैं। वो 38 के 38 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, राजस्थान का इतिहास। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम क्या है? राजस्थान का इतिहास। अब देखिए, अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ये अलग अलग जो प्राचीन नाम हैं, जो प्रदेश हुए हैं, जो जनपद हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनके बारे में पढ़ने से पहले हम इन सबको मैप पे देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से क्या रहता है, राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी पार्ट होते हैं वो सबसे अच्छे से समझ में तब आता है जब हम उन सबको मैप पे देख लें। ठीक है, अब देखिए, ऊपर से ही देखना स्टार्ट कीजिए। श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर को क्या कहा जाता है? आधुनिक विकास तीर्थ स्थल। या फिर इसमें और श्रीगंगानगर में क्या स्थित है? सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह। ठीक है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है? चुंगेर। क्या कहा जाता है? चुंगेर। और देखिए, ये दोनों जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है, ये दोनों एक जनपद में भी शामिल है जिसका नाम क्या है? योध्या जनपद। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश, तो बांगड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, नागौर, झुंझुनू और सीकर। ये जिले किस में आते हैं? बांगड़ प्रदेश में। ठीक है, फिर देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है वही मैं बता रहा हूँ।
अब जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आई छत्रपुर। कौन सी है? आई छत्रपुर। फिर इधर देखिए अजुनायन, अजुनायन। तो अलवर और भरतपुर में एक जाति निवास करती थी जिसका नाम क्या था? अजुनायन जाति, अजुनायन जाति। तो अजुनायन जाति के संबंध किससे है? अलवर व भरतपुर से। फिर देखिए मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में कौन कौन जिले आते हैं? देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा मत्स्य संघ में कौन कौन जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये मत्स्य संघ के अंदर हैं। किसके अंदर? मत्स्य संघ के अंदर। मत्स्य जनपद के अंदर तो दो ही जिले आते हैं, अलवर और जयपुर। ठीक है, तो दोनों में अंतर याद रखना आपको। फिर नेक्स्ट देखिए गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। अब गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है? देखिए मंडौर, पाली, जालौर और बाड़मेर, ये जो हिस्सा दिया हुआ है, ये जो हिस्सा दिया हुआ है बीच का, ये इसको क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। ठीक है। अब उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। अब ये तो क्या है कि जो हमको पढ़ने हैं वो है प्राचीन नाम। अब जैसे काठल है, काठल, काठल क्षेत्र किसको बोला जाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को क्या बोला जाता है? काठल क्षेत्र। ठीक है, बेसिकली काठल बोला जाता है प्रतापगढ़ को। ठीक है, काठल किसको बोला जाता है? प्रतापगढ़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि इसमें से लगभग लगभग हो चुका है। हाँ देखिए इसमें दे रखा है आपके योध्या प्रदेश या नाली क्षेत्र किसको कहा जाता है? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को। अब देखिए थली क्षेत्र, थली क्षेत्र, जांगल क्षेत्र, मांड प्रदेश, वल या दुंगल। तो मांड, मांड जो मांड प्रदेश है किसको कहा जाता है? मांड, वल या दुंगल, ये कहा जाता है जैसलमेर को। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। ठीक है, अब इधर देखिए जो थली क्षेत्र है, थली क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये जो एरिया है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू को छूता हुआ जो भाग है ये कौन सा है? थली क्षेत्र है। शेखावाटी प्रदेश में कौन कौन जिले आते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये तीन जिले किस में आते हैं? शेखावाटी प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ जो क्षेत्र है, ढूंढाड़, ढूंढाड़ किसे बोलते थे? जयपुर के क्षेत्र को। किसे? जयपुर के क्षेत्र को। ठीक है, मेवात क्षेत्र, अलवर व भरतपुर के क्षेत्र को क्या बोलते थे हम? मेवात। देखिए अलवर व भरतपुर, इसको क्या बोलते थे? मेवात। ठीक है, बयाना कहाँ स्थित है? बयाना भी भरतपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ एक इंपॉर्टेंट और है कुरुक्षेत्र। कौन सा? कुरुक्षेत्र, साल्व जनपद और आलोर, ये किसके नाम है? ये तीनों नाम है अलवर के। किसके नाम है? अलवर। ठीक है, अलवर को कुरुक्षेत्र, सालव जनपद और आलोर, अलवर को पहले आलोर कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि प्राचीन नाम ये आपके पूछ जाते हैं। फिर देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। अब हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन जिले आ गए? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो कंप्लीट एरिया है ये किस में आएगा? हाड़ौती प्रदेश में। फिर नेक्स्ट देखिए मालव प्रदेश, मालव प्रदेश के अंदर कौन कौन जिले आते हैं? प्रतापगढ़ और झालावाड़। कौन कौन जिले? प्रतापगढ़ और झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वागड़, वागड़, मेवल। देखिए पहले देखिए आप वागड़ या वागड़, तो वागड़ में कौन कौन जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और मेवल में भी कौन कौन जिले आते हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ये दोनों ही मेवल में आते हैं। तो आप बेसिकली वागड़ और मेवल में कौन कौन जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर देखिए आप सीवी जनपद, सीवी जनपद, गिरवा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी और देसरव। अब ये तो एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं, बेसिकली हमें क्या देखना है? सीवी जनपद। सीवी जनपद कहाँ स्थित था? उदयपुर में। उसके बाद देखिए आबुद, चंद्रावती, देवड़ावटी, राज्य की देवनागरी, ये किसे कहा जाता है? सिरोही को। ठीक है, जलालाबाद, जवालीपुर, महसी जबाली की तपोभूमि, ग्रेनाइट सिटी, स्वर्ण नगरी, ये किसे कहा जाता है? जालौर को। फिर देखिए सीमाल, बदाना, मलानी, ये किसे कहा जाता है? बाड़मेर जिले को। तो लगभग लगभग मैंने आपको सभी प्राचीन नाम स्पष्ट रूप से समझा दिए हैं। अब देखिए, अब इसकी व्याख्या पे हम चलते हैं। जो इस चैप्टर की व्याख्या है उसको हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने आपको सभी बता दी हैं, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले हमने प्रैक्टिकल देख लिया, अब हम थ्योरेटिकल देखते हैं इसको। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, राजस्थान का इतिहास। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियां, अपने राज्य और जनपदों का निर्माण प्रारंभ किया था। जब पहले प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को बनाकर और अपने राज्य और जनपदों का निर्माण क्या क्या प्रारंभ किया।
अब देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं ब्रह्म संहिता में मध्य प्रदेश का वर्णन मिलता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का वर्णन शायद ऋग्वेद से क्वेश्चन उठाया था, ऋग्वेद से। क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा गया था कि ऋग्वेद में किस ग्रंथ का उल्लेख है, किस प्रदेश का उल्लेख है, तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। जो आर्य जाति निवास करती थी अपने भारतवर्ष में उस समय, उनका क्या था, प्रारंभिक जनतंत्र था। वर्तमान बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित है। अब देखिए मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश है इसमें राजस्थान के कौन कौन जिले आते हैं, बेसिकली पश्चिम में स्थित जो जिले हैं, पश्चिम में, और कुछ जिले हैं जो जैसे कि चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सी का देवा है, सॉरी, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर, ये जिले किस में हैं, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे, ठीक है। कालांतर में इस क्षेत्र के विस्तार के साथ कुरु, मध्य तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। अब देखिए तीन जो जनपद हैं, ये तीन जनपद हैं, इनका निर्माण भी हुआ था इतिहास में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जांगल। अब जांगल प्रदेश मैंने आपको वैसे मैप पे समझा दिया है कि बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का जो कुछ भाग है वो किसके अंतर्गत आता है, जांगल प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। जांगल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं, बीकानेर, नागौर और जोधपुर। और जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, अही छत्रपुर, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी क्या थी, अही छत्रपुर, ठीक है, जिसका समय वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। जो वर्तमान नागौर, अही छत्रपुर कहाँ स्थित है, वर्तमान नागौर या अही छत्रपुर। अब नेक्स्ट देखिए मत्स्य, जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद को देखते हैं। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो मत्स्य जनपद का भी उल्लेख इसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी, विराटनगर या बैराट। मत्स्य जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी किया है। अब देखिए जो मत्स्य जनपद है ये अलवर व जयपुर में भी स्थित था, अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था, अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था। मैं जनपद की बात कर रहा हूँ, संघ की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, ठीक है। अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था। इसका वर्णन जो चीनी यात्री युआन च्वांग है, इसने भी इसका वर्णन किया है। अब देखिए मैंने मत्स्य जनपद आपको पढ़ा दिया है, मत्स्य संघ, मत्स्य जनपद और मत्स्य संघ में डिफरेंस है। मत्स्य जनपद हम प्राचीन नाम में पढ़ रहे हैं, मत्स्य संघ हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सूरसेन जनपद। अब देखिए सूरसेन जनपद के अंदर कौन कौन से जिले आते थे, तो भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भाग सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी कौन सी थी, मथुरा थी। कौन सी राजधानी थी, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। जो बयाना प्रशस्ति कहाँ मिली है, भरतपुर में। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनयन आदि जाति प्रमुख थी। अब देखिए जो ये जनपद हुआ है सूरसेन जनपद, इसी सूरसेन जनपद से ये जातियां उल्लेखित हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो जो कुछ जातियां थी मालव, शिवी, अर्जुनयन, ये सभी जातियां कहाँ आकर बस गई, राजस्थान के अंदर बस गई, ठीक है। अब इन जातियों को हम पढ़ते हैं मालव, शिवी और अर्जुनयन। तो शिवी पहले हम पढ़ते हैं शिवी को। आधुनिक जो उदयपुर का भाग है, पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश शिवी जाति ने आधिपत्य किया। तो शिवी वर्तमान में जो अपना उदयपुर जिला है, यहाँ पे ही किस जाति का निवास था, शिवी जाति का निवास था, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका या मध्यमिका। कौन सी राजधानी थी शिवी जनपद की, मध्यमिका या मध्यमिका।
जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक स्थान से मिलते हैं। जो मध्यमिका और मध्यमिका राजधानी थी सिवी जनपद की, इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं हमें? चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक स्थान से मिलते हैं इसके अवशेष। ठीक है, इस भूभाग को मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता था। तो जो ये भूभाग है इसको क्या कहा जाता था? मेदपाट, प्रागवाट या मेवाड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अजुनायन जाति। जो अजुनायन जाति है इसका निवास स्थान क्या था? भरतपुर व अलवर। भरतपुर व अलवर प्रांत के अजुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए जो बुक में दिया हुआ है, अब कक्षा 6 की बुक है, कक्षा 6 की बुक है, तो जो ज्ञान कक्षा 6 के बच्चों को चाहिए उतना ही ज्ञान इस बुक में दिया हुआ है और उतना ही मैं आपको स्पष्ट रूप से बता भी रहा हूँ। ठीक है, अजुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। जो अजुनायन जाति थी अलवर और भरतपुर, इन्होंने मालवों को परास्त किया था। मालवों के साथ मिलकर जो विदेशी क्षत्रिय आए थे उनको परास्त किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मालव। नेक्स्ट कौन है? मालव। अब मालव जनपद देखिए। मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। नगर शहर का नाम है क्या है? नगर टोंक वर्तमान कहाँ स्थित है? टोंक जिले में। जो वर्तमान टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। इतिहास में इन्होंने अपना विस्तार कहाँ तक किया? मालव ने अजमेर, टोंक और मेवाड़ के क्षेत्र तक अपना विस्तार कर लिया था। ठीक है, टोंक प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव प्रदेश के अंतर्गत आता था। अब देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मालव प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालवों का दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। जो मालवों ने विजय प्राप्त की थी उसका एक अभिलेख है नानसा अभिलेख, जो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं योध्या जनपद के बारे में। किसके बारे में? योध्या जनपद के बारे में। राजस्थान के उत्तरी भाग का योध्या भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। क्या था? ये कबीला था। क्या था? कबीला था। और वर्तमान राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र योध्या जनपद में शामिल थे। जो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर का जो सीमा वाला एरिया है ये किस में शामिल था? योध्या जनपद में शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेवाड़। प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। जो प्राचीन सिवी जनपद अभी हमने पढ़ा है उसे क्या कहते हैं? मेवाड़। उसे हम मेदपाट भी कहते हैं, उसे हम प्रागवाट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी किसके प्राचीन नाम है? उदयपुर के कह लीजिए, मेवाड़ कह लीजिए, सभी प्राचीन नाम किसके हैं? उदयपुर या मेवाड़ के। ठीक है, वर्तमान राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा ये जिले किसके अंतर्गत आते थे? ये मेवाड़ के अंतर्गत ये जिले आते थे। ठीक है, मेवाड़ पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा। अब आप देखोगे गोहिल और सिसोदिया वंश इन दोनों ने शासन किया था 7वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान राजस्थान के निर्माण तक। वर्तमान राजस्थान का निर्माण मतलब 1 नवंबर 1956 तक कह लीजिए, या फिर एकीकरण हुआ था 1948 में एकीकरण स्टार्ट हो गया था। तो उस समय तक मेवाड़ पर किसका शासन रहा है? गोहिल और सिसोदिया वंश। जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से इनको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए मेवाड़ की राजधानी कौन कौन सी रही है? तो नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर ये सभी मेवाड़ की राजधानी रही है अलग अलग समय पर। चावंड आपने सुनी होगी, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था। ठीक है, यहाँ की बोली कौन सी है? मेवाड़ी। जो मेवाड़ की बोली कौन सी है? मेवाड़ी बोली है। नेक्स्ट देखिए वागड़। अब वागड़ क्षेत्र कौन सा है? जो वागड़ क्षेत्र है ये कौन सा है? ये देखिए राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर तथा कन्ना का क्षेत्र। अब देखिए मोस्टली जो एग्जाम में अपना पूछा जाता है वो वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पूछा जाता है। तो आपको यही याद रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया है इसी को क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ कहा गया है तथा इसकी बोली को वागड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है? वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी कहा गया है। मेवाड़ क्षेत्र की बोली को मेवाड़ी कहा गया है। ढूंढाड़ क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी कहा गया है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र की बोली को शेखावटी कहा गया है। हाड़ौती क्षेत्र की बोली को हाड़ौती कहा गया है।
तो आप देखिए कि साथ साथ में आपको बोलियां भी याद होंगी, ठीक है, क्योंकि उनके नाम से ही मिलती जुलती बोलियां हैं, तो आप उनको भी याद रख सकते हैं। जैसे मारवाड़ क्षेत्र की बोली मारवाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मारवाड़, प्राचीन मध्य प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। अब आपने जो मध्य प्रदेश है उसमें आपने पढ़े थे कौन कौन जिले थे, बीकानेर बीकानेर था, चूरू था, जोधपुर, जैसलमेर, ये सभी जिले के किस में आते थे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे। तो जो प्राचीन मध्य प्रदेश ही वर्तमान प्राचीन मध्य प्रदेश ही क्या था, मारवाड़ था, ठीक है। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। 7वीं सदी में देखिए, 7वीं सदी में गोहिल और सिसोदिया वंश ने अपना शासन स्टार्ट किया था मेवाड़ पर, जबकि मारवाड़ पर किसका शासन था, गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाड़ौती के बारे में। आधुनिक बूंदी और कोटा के क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। जो आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। जो प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो हाड़ौती पर किसका शासन था, मीणा जनजाति का। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। अब देखिए, जो मीणा वंश का बूंदा के नाम से एक शासक हुआ है, इन्हीं पर बूंदी का नामकरण हुआ है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आगे जाकर चौहान ने, जो चौहान शासक हुए हैं, उन्होंने किस पर शासन कर लिया, हाड़ा शाखा पर। हाड़ा शाखा निकल का ही चौहान की एक शाखा निकल का ही हाड़ा शाखा मतलब हाड़ौती क्षेत्र पर कब्जा किसका हो गया, चौहानों का हो गया, ठीक है। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को क्या कहा जाता है, हाड़ौती कहा जाने लगा। हाड़ौती क्षेत्र ही क्या कहते हैं, इसे हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं, और हाड़ौती बोली इस क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ वर्तमान जो जयपुर है इसको क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ कहा जाता है। वर्तमान जो जयपुर है इसको क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ कहा जाता है। और इस यहाँ जो बोली बोली जाती है उसे कहा जाता है ढूंढाड़ी, ठीक है। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछवाड़ राजपूतों में यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। अब 12वीं शताब्दी में कछवाड़ जो राजपूत थे वहाँ उन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो मीणा जनजाति और बड़गुजर इन दोनों को परास्त कर यहाँ पर कछवाड़ वंश की नींव डाली, ठीक है। उसके बाद देखिए मेवात क्षेत्र। तो जो अलवर व भरतपुर का क्षेत्र है, अलवर व भरतपुर का जो क्षेत्र है जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है, इसे क्या कहते हैं, मेवाती। इसे क्या कहते हैं, मेवात कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन का मेवाती जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। मेवातियों का जो प्रसिद्ध नायक था कौन था, हसन का मेवाती। आप जब पढ़ोगे राणा सांगा का इतिहास तो राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें जब आप पढ़ोगे तो आप ये चीज़ पढ़ोगे कि जो हसन का मेवाती है ये राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था खानवा के युद्ध में। कहाँ, खानवा के युद्ध में, ठीक है। और खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में, इसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी। नेक्स्ट देखिए, इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर को क्या कहा जाता है, माड़ या वल कहा जाता है। जैसलमेर को क्या कहा जाता है, माड़ या वल कहा जाता है। जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरात का कहलाता है। प्रतापगढ़ को कांठा क्षेत्र बोला जाता है। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता है। और चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, शेखावटी। ये मैंने ऑलरेडी आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। ब्यावर व अजमेर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप राजस्थान का जब एकीकरण पढ़ोगे, राजस्थान एकीकरण, तो उस समय ब्यावर व अजमेर, ये मेरवाड़ा, जो मेरवाड़ा नाम दिया गया है, मेरवाड़ा, ये नाम उभर के आएगा सामने आपके। तो ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र क्या बोला जाता था, मेरवाड़ा, ठीक है। तो आज का जो अपना लेक्चर है ये यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ये सेकंड चैप्टर मैंने आपको कराया है, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे कल। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो उसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर जैसे आप क्लास ले रहे हो तो कल जैसे ही क्वेश्चन होंगे तो वैसे ही आपके दिमाग में पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो कल हम चैप्टर सेकंड के, जो ये चैप्टर सेकंड हमने आज कराया है, इसके हम MCQ करेंगे
और उसके बाद हम चैप्टर 3 की थ्योरी करेंगे। और ऐसे ही हम 6 to 10 तक, क्लास 6 to 10 तक कंप्लीट ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि कंप्लीट जो राजस्थान अध्ययन का ज्ञान है वो पूर्णतः आपको मिल जाएगा। आपको यही पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर सेट करता है, ये चीज़ भी आपको नॉलेज हो जाएगी। कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।